एंटीजन एंड एंटीबॉडी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, फिर थोड़ी टाइम बाद धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं। अब ये बीमार पड़ना और ठीक हो जाना है ना, तो बीमार पड़े तो क्यों पड़े, क्या हुआ ऐसा बॉडी में, और ठीक हुए तो कैसे हुए, बॉडी ने क्या किया कि वो उस बीमारी से ठीक हो गया। तो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें हैं जो हमें बीमारी से बचाती है, उन बीमारी से लड़ती है और फिर हमें ठीक कर देती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं भरत खंडेलवाल आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है आपके एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। किसके बारे में? एंटीजन और एंटीबॉडी। अब ये दोनों चीज़ें क्या है? ये वो चीज़ है जो आपको बीमार करती है, जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ये वो चीज़ है जो इस प्रॉब्लम से लड़ती है और आपको ठीक करती है। क्लियर चीज़? तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ काम करती है, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं। तो समझते हैं कि ये चीज़ें क्या है, इनको थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे। तो मैं अगर एंटीजन को डिफाइन करने जाऊँ कि व्हाट इज़ एंटीजन, तो एंटीजन को हम ये डिफाइन कर सकते हैं द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच मे बी योर सम जम्स, वो कोई जम्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर आपके कोई फॉरेन मटेरियल हो सकता है, कोई फॉरेन मटेरियल आप समझ लो, जो आपके बॉडी के अंदर जा करके हम ये कहें कि स्टिमुलेट, जो बॉडी में जा करके क्या करेगा, स्टिमुलेट द इम्यूनिटी सिस्टम, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द इम्यूनिटी सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। तो एक ऐसे सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में जा करके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि साहब एंटीबॉडी बनाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। शॉर्ट में हम इसको एजी लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर चीज? तो समझ जाइए। अब जब ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपकी बॉडी जैसे पता कर लेगी कि एंटीजन आ गया, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो आपकी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है उसको मैं लिख देता हूँ AB। ये क्या है बेसिकली, इसको भी अगर कहें तो ये कुछ स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स हैं, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो आपके इसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? इसका अगर मैं कहूँ केमिकल पैटर्न क्या है, किस तरीके के होते हैं, तो दे कैन बी योर प्रोटीन, ये प्रोटीन पैटर्न में भी हो सकते हैं, प्रोटीन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आपके पॉलीसैकेराइड फॉर्म में भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, ये आपके लिपिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आपके न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये आपके कई अलग अलग फॉर्म में होते हैं, बट ये मोस्टली केमिकली प्रोटीन है एक तरीके के। क्लियर चीज? समझ में आ रही है बात? अब इसके साथ हम इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो ये एक तो आपके अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट, आप अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका देखने जाएं तो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली इनके मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो 6000 डाल्टन के बराबर होते हैं, 6000 डाल्टन। अगर 1 डाल्टन की मैं बात करूँ तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और इसका अगर इसको नॉर्मली 1 यूनिट भी कहते हैं, और इसका अगर किलोग्राम में हम कहें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई गई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना माना गया है, 6000 डाल्टन ऑफ मोस्टली जो एक्सटर्नल जो आपके एंटीजन होते हैं उनके बारे में। इसके बाद आपके एंटीजन जो होते हैं वो आपके कई बार बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं।
ये तो मैंने बताया जो एक्सटर्नल, कई बार एंटीजन बॉडी के बाहर से आते हैं और कई बार एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बन सकते हैं, जैसे इन द केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के केस में इनके वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में कुछ हार्मफुल केमिकल्स बनने चालू हो जाते हैं, हार्मफुल केमिकल बनने चालू हो जाते हैं। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आपकी बॉडी के इंटरनल एंटीजन हो गए। कई बार आपके जैसे जो अपन कह दें एक और कैंसरस सेल जो आपकी होती है, कैंसरस सेल जो होती है ये भी कुछ हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करना चालू कर देती है, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, आपके एक तरीके से इंटरनल एंटीजन हो जाएंगे। क्लियर चीज। इसके साथ आपके ये जो है एंटीजन जो होता है, एंटीजन जब आपके एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी ये जब इंटरेक्शन चलता है तो एंटीजन पूरा का पूरा इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इसका कुछ हिस्सा, सम स्पेशल पार्ट आप ये कह सकते हैं, इससे कुछ स्पेशल पार्ट है जो इससे इंटरेक्ट करते हैं। तो उन स्पेशल पार्ट जो इसके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं या इंटरेक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड आपके एपिटोप। इन्हें क्या बोलते हैं, एपिटोप। ठीक है, मैं और इसको प्रॉपर्ली बताता हूँ। तो एंटीजन की कुछ स्पेशल चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, एंटीबॉडी को भी अपन आगे पूरा भी डिटेल में देखेंगे। तो एंटीजन जो है वो क्या है, आपके ऐसे सब्सटेंस जो मे बी जर्म्स हो सकते हैं, फॉरेन मटेरियल हो सकते हैं, कोई हार्मफुल केमिकल हो सकता है, जो आपकी बॉडी में जाकर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करके क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब आपके ये प्रोटीन फॉर्म में भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिपिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये आपके मॉलिक्यूलर वेट में अप्रॉक्सीमेटली, ये मैंने जो बताया है वो एक्सटर्नल के लिए बताया है, ध्यान रखिएगा। तो एक्सटर्नल जो एंटीजन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 6000 डाल्टन होता है। 1 डाल्टन 1 ग्राम पर मोल के बराबर होता है, या फिर हम कह दें 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपके कई बार वायरल इन्फेक्शन या कैंसर सेल के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर भी अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो आपके इंटरनल एंटीजन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इंटरनल एंटीजन प्रोड्यूस होंगे इस केस में, ठीक है। एंटीजन जो है जब एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब ये इसके साथ एक तरीके से इसका इंटरेक्शन होगा, लड़ाई करेगा, झगड़ेगा, तो वो पूरा का पूरा इसका पूरा एंटीजन का जो बॉडी है वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उसका कुछ स्पेशल पार्ट है जो इसके साथ इंटरेक्ट करता है और उस हिस्से को बोलते हैं एपिटोप। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। एपिटोप जो मैंने बताया अभी आपको, एपिटोप को हम लोग एंटीजेनिक क्या कहेंगे, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ध्यान रखें कि द होल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी, some specific part of antigen interact with antibody, and that specific part of the antibody is called your that specific part of the antigen is called your epitope। क्लियर चीज। तो ये आपके एपिटोप को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज, नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, आपके इनकी संख्या कुछ फिक्स होती है, हर अलग अलग एंटीजन पर इनकी संख्या क्या होती है, कुछ फिक्स होती है। कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो होते हैं ये कुछ सम 6 to 8 एमिनो एसिड का ग्रुप होता है जो आपके एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का काम करेगा। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का काम करने वाला क्या होता है, ये 6 से 8 एमिनो एसिड का एक ग्रुप होता है। तो ये जो 6 से 8 एमिनो एसिड का ग्रुप है जो एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की तरह काम कर रहा है, ऐसे कितने हैं एक एपिटोप पर, है ना, नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑन एंटीजन। आपके एक एंटीजन पर
ये जितने पाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड योर वैलेंसी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी ऑफ एंटीजन, उसे हम वैलेंसी ऑफ एंटीजन बोलते हैं। समझ रही बात कि आपके एपिटोप जो है या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है, तो एक एंटीजन पर कितने एपिटोप है, कितने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, उसको कहा जाता है वैलेंसी ऑफ एंटीजन। मोस्टली आपके अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे जो ज़्यादातर माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं जिनकी वैलेंसी मोस्टली जो होती है वो लगभग 100 और मोर होती है, 100 या 100 से ज़्यादा टाइप की वैलेंसी वाले माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। क्लियर चीज़। तो इस तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि एंटीजन क्या है, और एंटीजन का जो स्पेशल पार्ट आपके एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करेगा उसे हम एपिटोप बोलेंगे, और जितने एपिटोप आपके एक एंटीजन पे पाए जाएंगे उसे हम वैलेंसी बोलेंगे। जनरली माइक्रोब्स की वैलेंसी 100 या 100 से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इसमें ये एंटीजन कैसे डिस्ट्रॉय किए जाएंगे एंटीबॉडी के द्वारा, हाउ एंटीजन आर डिस्ट्रक्टेड बाय एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के द्वारा ये कैसे डिस्ट्रक्ट होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन किस तरीके से चलता है। मैं इनको 4 स्टेप में, अगर इसके डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को 4 स्टेप, कितने स्टेप्स में समझेंगे हम लोग इसको, 4 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप में क्या होगा कि आपकी बॉडी ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल एंटीजन है। आपकी बॉडी क्या पता लगाएगी, जैसे ही आपके एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसके अकॉर्डिंग भाई काम किया जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड स्टेज क्या होती है, सेकेंड स्टेज में होता है कि जब इसकी पहचान हो जाती है तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो बी लिम्फोसाइट सेल है, कौन सी सेल आपकी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट सेल, वो क्या करती है, प्लाज्मा सेल, एक स्पेशल प्लाज्मा सेल, आप ये कह सकते हैं स्पेशल प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करेगी, है ना। कुछ ऐसे आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल है उसी में से कुछ स्पेशल प्लाज्मा सेल का सिलेक्शन करेगी या उसे बनाएगी, आप ये समझ लें, और फिर इनसे आपके क्या प्रोड्यूस करवाएगी, इससे प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडी। इनको वो आगे जाकर के किसमें, है ना, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाएगी। तो क्या हुआ, पहले स्टेज के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल का पता लगाया गया, उसके बाद आपके बॉडी की बी लिम्फोसाइट सेल ने स्पेशल प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन किया और फिर उनके द्वारा क्या प्रोड्यूस किया, उनसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। मतलब यही सेल आगे जाकर के आपके एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर चीज। अब ये एंटीबॉडी आपके क्या करेंगे, ये ठीक है, ये थर्ड स्टेज हो गया था यहाँ पर, ये इसी से आगे बढ़ता है और फिर इससे ये प्रोड्यूस हो जाता है। फोर्थ स्टेज लास्ट में क्या होगा, ये एंटीबॉडी आपके एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। एंटीबॉडी इंटरेक्ट विथ एंटीजन बन गया, बनने के बाद इसके साथ मुठभेड़ चलेगी। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इन इंटरेक्शन के प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड CMI। उसको क्या बोलते हैं, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं CMI। मैंने पिछली बार भी ये वर्ड यूज़ किया था। CMI मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोसेस चलता है जिसके द्वारा फाइनली क्या हो जाता है, एंटीजन डिस्ट्रॉय, एंटीजन का खात्मा हो जाता है।
क्लियर चीज़, समझ में आई बात। तो ये 4 स्टेज है। पहला स्टेप क्या है, आपके इंटरनल एक्सटर्नल का आइडेंटिफिकेशन कि इंटरनल एंटीजन है या एक्सटर्नल है। उसके बाद बी लिम्फोसाइट सेल आपके स्पेशल प्लाज्मा सेल फॉर्म करती है। फिर ये स्पेशल प्लाज्मा सेल आपके कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। फिर ये एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती है एंटीजन के साथ, जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये कुछ समय तक चलती है और फाइनली इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है, ये एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये है हाउ एंटीजन डिस्ट्रॉय बाय एंटीबॉडी। एंटीजन का डिस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से आपके एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है, समझ आएगी बात। तो ये आपके मैंने एंटीजन के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या चीज़ है, ठीक है, उसे डिटेल में समझेंगे, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं आपके किसके ऊपर, एंटीबॉडी के ऊपर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी वे प्रोटीन हैं जो आपके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट सेल से प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होगा और उससे वो कन्वर्ट होंगे एंटीबॉडी के अंदर। तो इसे अगर आप डिफाइन करेंगे तो एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बी लिम्फोसाइट्स एंड एन एंटीजन एंड स्पेशली इंटरेक्ट विद दैट एंटीजन। एंटीबॉडी जो है वो क्या है, आपके जब एंटीजन और बी लिम्फोसाइट सेल का इंट्रैक्शन होता है तो उसके रिजल्ट के रूप में जो स्पेशल तरीके के प्रोटीन आपकी बॉडी में बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये इनको एक और नाम दिया गया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, इन्हें कहा जाता है इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इनको शॉर्ट में हम लोग IG भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसमें ये जो है ये आपके जब इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन जब चलता है, ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, CMI प्रोसेस चलता है, तो उस समय ये भी पूरा का पूरा आपके इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसके भी क्या है, सम स्पेशल पार्ट, क्या है, सम स्पेशल पार्ट जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके कुछ स्पेशल पार्ट इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसके कुछ स्पेशल पार्ट इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना। कोई देश आपस में लड़ते हैं तो पूरा देश नहीं लड़ता, उनकी फौज लड़ती है। तो बेसिकली उनकी फोर्स है ना, जैसे हम हमारी फोर्स को कैसे बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। हम हमारी आर्मी का कुछ भी नाम रखें, इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, तो वो हर कंट्री अपने अपने आर्मी का अलग अलग नाम रखती है। तो वैसे ही एंटीबॉडी की जो आर्मी है, एंटीबॉडी की वे इससे जो इस एंटीजन से लड़ेंगे उन्हें कहा जाता है पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप, क्लियर। इससे लड़ने वाले जो पार्ट थे वो कौन से थे, जो इससे इंटरेक्ट कर रहे थे वो थे एपिटोप, क्लियर। और इसके जो पार्ट है जो इससे लड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पैराटोप। तो ये एपिटोप और पैराटोप आपस में लड़ते हैं, क्लियर चीज। द स्पेशल पार्ट ऑफ एंटीजन विच इंटरेक्ट विद एंटीबॉडी इज एपिटोप एंड स्पेशल पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट इंटरेक्ट विद एंटीजन दैट इज पैराटोप, क्लियर। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है वो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप समझें तो आप लोगों ने अगर देखा हो किस तरीके का होता है, तो मैं एक जनरल आप लोगों को डायग्राम बना करके बता देता हूँ किस तरीके का है। ये वाई शेप में होता है दिखने में, अगर आप दूर से देखेंगे इसको
तो ये आपको थोड़ा सा वाई शेप में दिखेगा। कौन से शेप में? वाई। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अच्छी बना सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है सर, तो देखें ये इसका इसमें एक और साइड में पार्ट और होता है, वो भी बना लेते हैं आपके। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, वाई शेप में है। अब इसमें आप देखें कि इसमें मैंने ये इसका एक साइड हो गया, ये इसका दूसरा साइड हो गया। यहाँ पर एक लॉन्ग चेन दिख रही है और एक चेन यहाँ दिख रही है। तो इनमें किस तरीके से इनका नाम दिया गया है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये वाली जो बड़ी वाली लाइन आपको दिख रही है, ये हैवी चेन ऑफ एमिनो एसिड है। इसको क्या बोलते हैं? हैवी चेन। इसे बोलते हैं हैवी चेन। हैवी चेन है तो भारी होगी ऑब्वियसली, हैवी चेन। और ये वाली जो है ये है आपके लाइट चेन। इसे क्या बोलते हैं? लाइट चेन। ऐसा कैसा, इधर ये हैवी चेन और ये है आपकी लाइट चेन। अब इसके अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कई सेक्शन में बांट देते हैं। जैसे यहाँ से ये एक पार्ट बन जाता है, यहाँ से भी एक ये क्लासीफाई हो जाता है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ये बड़ी वाली चेन 4 इक्वल पार्ट में बट रही है और छोटी चेन 2 इक्वल पार्ट में बट रही है। क्लियर चीज़? समझ में आएगी बात? अब आपके इसमें मैं आपको बताऊं तो ये जो लाइट चेन है, लाइट चेन में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, और वैसा का वैसा ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये हो जाएगा वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन। क्या बोलेंगे? वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन। क्लियर चीज? इसके बाद आपके जो लोअर पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड योर कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोर्शन। तो ये कांस्टेंट पोर्शन, ये तो है वेरिएबल, और ये वाले जो पोर्शन हैं ये होते हैं कांस्टेंट। तो ये हो गया कांस्टेंट पोर्शन ऑफ लाइट चेन। क्लियर? अब ये हो गया आपके वेरिएबल कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन। ये भी कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन और ये भी कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन। अब ये तीनों CH है तो इनको अलग अलग किया। हैवी चेन पार्ट फर्स्ट, हैवी चेन पार्ट सेकेंड, हैवी चेन पार्ट थर्ड। फिर आपके इधर भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पर भी आपके हम लोग अगर नाम दें तो क्या नाम देंगे? वेरिएबल पोर्शन ऑफ लाइट चेन। ये आपके हो जाएगा कांस्टेंट पोर्शन ऑफ लाइट चेन। ये अपर पोर्शन जो है ये आपका हो गया वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन। ये आपके कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन पार्ट फर्स्ट, कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन पार्ट सेकेंड, और ये हो गया कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन पार्ट थर्ड। क्लियर? समझ में आई बात? यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये अपर पार्ट हम ये लिख सकते हैं इसमें कि ये जो अपर पार्ट है ये वाला, ये वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल पोर्शन। और जो आपका ये पूरा लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड योर कांस्टेंट पोर्शन। क्लियर चीज? ऐसा कैसा इधर है, ये हो गया वेरिएबल पोर्शन और ये हो गया आपका कांस्टेंट पोर्शन। क्लियर चीज? अब इसके बीच में मैं आपको बताऊं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये वाला जो हिस्सा आपको यहाँ से ये जो रेंज नज़र आ रही है ये फ्लेक्सिबल पोर्शन है। यहाँ से ये आपके क्या हो सकता है, ये अपने आप
को एडजस्ट कर सकता है। ये जो एंटीबॉडी है ये अपने आप को यहाँ से क्या कर सकता है, ये एडजस्ट कर सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल पोर्शन है और इस पोर्शन का नाम जो है वो क्या दिया हुआ है, हिंज रीजन। क्या बोलते हैं इसको, हिंज रीजन। क्लियर। तो ये आपका हिंज रीजन है, कौन सा वाला, ये फ्लेक्सिबल पोर्शन, दिस इज योर हिंज रीजन, जहां से एंटीबॉडी अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन, एंटीजन के अकॉर्डिंग। क्लियर चीज। इसके साथ यहाँ पर आपके कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जाते हैं इसमें। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जैसे एक तो ये हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में होता है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पर, है ना, दो सल्फर लगे हुए होते हैं और ये आपस में जोड़ते हैं। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित बना लेते हैं अपन इस तरीके से। यहां पर डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पर ये जुड़ गया, ये इस तरीके से, तो यहां पर भी एक रहेगा और ये जुड़ गए, तो ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर चीज, समझ में आ रही है बात। कुछ और फीचर्स मैं आपको इसमें बता दूं। इसके अपर पोर्शन जो है, ये जो अपर पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एंटीजन, ये जो है एंटीजन बॉन्डिंग साइट है, बाइंडिंग साइट आप ये कह सकते हो, जो हिस्सा एंटीजन के साथ क्या करेगा, आपके जुड़ेगा। दिस इज योर एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, एंटीजन से जुड़ने वाला हिस्सा है, आप इसे लिख सकते हो एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर, ये वाला हिस्सा। अब इसमें आपके ये वाला जो पोर्शन है ये COOH मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, ये आगे जाकर के किससे जुड़ेगा, COOH से। और ये वाला जो हिस्सा है आपके, इसके दोनों हिस्से ये बेसिकली NH2 से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, NH2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये इसका जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मोस्टली यही सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझेंगे तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक करके सारे फीचर्स में आपको वापस बता देता हूँ, कुछ और भी बातें हैं इसमें वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ ये आपके वाई शेप का है। ये कैसा है, वाई शेप का है। ये आपके 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से बना हुआ होता है। कितने स्ट्रक्चरल यूनिट से बना होता है, 4 पोर्शन है इसके, है ना, आप देख सकते हो, 2 इस साइड है और 2 इस साइड है, तो 4 स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसमें से 2 हैवी पोर्शन है आपके। ठीक है, हैवी चेन आप कह सकते हो, 2 हैवी चेन है और 2 जो है वो है लाइट चेन। क्लियर, तो एक हैवी चेन और एक लाइट, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन मिलकर के बनता है HL डाइमर। 1 हैवी चेन प्लस 1 लाइट चेन, इट इज इक्वल टू HL डाइमर। इसे HL डाइमर बोलते हैं। क्लियर चीज, ध्यान रखिएगा, 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन आपके क्या बनाता है, एक HL डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ 2 HL डाइमर मिल करके ये पूरा मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इसके बाद आपके इन हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और 2 HL डाइमर के बीच में डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ध्यान रखिएगा, एक हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जबकि 2 HL डाइमर के बीच में डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर चीज। इसके बाद आपके इसमें हैवी चेन और लाइट चेन जो पार्ट है ये कितने कितने एमिनो एसिड से बनता है। बेसिकली ये आपके एमिनो एसिड से बना हुआ पोर्शन होता है। तो हैवी चेन जो होती है, हैवी चेन जो है हैवी चेन जो बनी हुई है इट इज अराउंड 4, इसमें कहेंगे ये बनी हुई है आपके 440 एमिनो एसिड से।
कितनी है 440 एमिनो एसिड। और लाइट चेन जो बनी हुई होती है, लाइट चेन, ये कितने एमिनो एसिड से बनी होती है, ये होती है 220 एमिनो एसिड्स। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपके ये हैवी चेन और लाइट चेन के कितने एमिनो एसिड्स हैं ये भी आपके आ गए। अब इसमें आपके मैंने बता दिया, ये अपर पार्ट जो है जो वेरिएबल पोर्शन कहला रहा है, और जो लोअर पार्ट ये जो है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोर्शन। ये आप ये कह सकते हो लगभग 1/4 है ये वाला हिस्सा, और ये आपके 3/4 हिस्सा है। क्लियर? वेरिएबल पोर्शन को FAB पोर्शन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे FAB पोर्शन भी बोलते हैं, और कांस्टेंट पोर्शन को FC पोर्शन भी बोलते हैं। क्लियर चीज? तो ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो मैंने आपको बता दिया पूरा, और लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर समझा दी कि किस तरीके का एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और एंटीबॉडी ही आपके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। क्लियर? तो ये आपके एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जो एक रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज जो था वो मैंने आपको दे दिया। अब आगे हम लोग मिलेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप के एंटीबॉडी होते हैं वो समझते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडी आपके 5 टाइप के, कितने टाइप के, 5 टाइप्स। ठीक है, हर एंटीबॉडी का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल उसका एक यूज़ है। तो जिन जिन के बारे में जो डिटेल है मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला एंटीबॉडी जो है वो कौन सा है, IG, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये गामा टाइप का एंटीबॉडी कहलाता है। ये कौन से टाइप का कहलाता है, गामा टाइप का एंटीबॉडी है। ये अगर आपके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें तो इट इज़ मोनोमरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कौन से टाइप का है, मोनोमरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। इसकी स्पेशलिटी अगर आपको कहें कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, ये गामा टाइप का है तो इसको इस सिंबल से बताया जा सकता है। ठीक है, इसका सिंबल गामा टाइप का है। ये आपके स्पेशलिटी क्या है इसकी, कि ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एबुडेंट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई है तो वो कौन सा है, IgG, एबुडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? दूसरा फीचर इसका अगर मैं कहूँ तो ये आपके बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ ऑल जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। फ्लूइड प्रेजेंट इन फ्लूइड ऑफ बॉडी। क्लियर? जैसे आपका ब्लड हो गया, आपके और भी जो फ्लूइड्स वगैरह, लिम्फ वगैरह जो फ्लो करते हैं वो आप कह लें। ठीक है, टीयर्स होते हैं वो आप कह लें। तो ये जो आपके बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड में ये पाया जाता है। इसके साथ आपके ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये आपके एक ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर की बॉडी से, मदर बॉडी से प्लेसेंटा एक लेयर होती है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो बच्चे और मदर की बॉडी के बीच में एक स्पेशल लेयर होती है प्लेसेंटा, उसे क्रॉस करता हुआ एम्ब्रियो तक जा सकता है। एम्ब्रियो तक मतलब मदर बॉडी से प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक जाने वाला ये स्पेशल एंटीबॉडी। इसके अलावा दूसरे टाइप के एंटीबॉडी आपके मदर बॉडी से एम्ब्रियो तक ट्रेवल नहीं कर सकते।
क्लियर चीज़, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। और ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन आता है कि ऐसे एंटीबॉडी का नाम बताओ जो मदर बॉडी के अंदर आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक जा सकता है, तो वो है IgG, गामा टाइप ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर। नाउ सेकेंड एंटीबॉडी, सेकेंड एंटीबॉडी कौन सा है आपका, IgM। कौन से टाइप का है, IgM। ये कहलाता है म्यू टाइप, म्यू, ठीक है, इसे म्यू पढ़ेंगे अपन। ये आपके स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये पेंटामरिक टाइप का होता है, पेंटामरिक। क्लियर, ये मोनोमरिक था, ये पेंटामरिक है। अब इसमें आपके जो स्पेशलिटी जो है, जो कई बार पूछी जा सकती है, वो ये है कि ऐसा एंटीबॉडी जो सबसे पहले जब इंटरेक्शन होता है एंटीजन के साथ, जब आपकी बॉडी का इंटरेक्शन होता है एंटीजन के साथ, तो सबसे पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, वो IgM ही होता है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंटरेक्शन विथ एंटीजन के इंटरेक्शन होने के बाद सबसे पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो यही है। इसके साथ इसके बनने के बाद IgM पहले बनेगा और फिर ये आपके क्या प्रोड्यूस करेगा, IgG। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपके IgM के बारे में है। इसके बाद आपके एक एंटीबॉडी और IgA, ये है आपके अल्फा टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये कौन सा है, अल्फा टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब ये स्ट्रक्चरल पैटर्न अगर मैं इसका कहूँ तो कैसा है, ये है डाइमरिक। किस टाइप का है, डाइमरिक टाइप का है। इसकी स्पेशलिटी अगर समझें तो क्या स्पेशलिटी है IgA की, IgA की स्पेशलिटी है कि ओनली एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाता है, ये अकेला, ये मदर्स मिल्क में पाया जाता है, मदर्स मिल्क। ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे एंटीबॉडी का नाम बताओ जो मदर्स मिल्क में पाया जाता है, तो वो है आपका IgA। क्लियर। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, वो कौन सा है, वो है आपके IgE। कौन सा है, IgE। ये आपके क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन। इसे हम लोग इस तरीके के सिंबल से दिया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग कहें तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है मोनोमरिक टाइप का। किस टाइप का है, मोनोमरिक। इसकी स्पेशलिटी अगर मैं बात करूं किस टाइप क्या है, तो ये आपके बेसोफिल जो सेल आपकी मोस्टली जो बॉडी में जब एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो उसमें जो बेसोफिल टाइप की जो सेल है, या फिर हम ये कह लें मस्ट सेल के दौरान, है ना, इनके ऊपर आपके जो कौन सा एंटीबॉडी आपके काम करता है वो है आपका IgE। ये मोस्टली किस समय प्रोड्यूस होती है, ये हम ये कह सकते हैं पार्टिसिपेट्स इन एलर्जिक रिएक्शन। क्लियर चीज। तो एक ऐसा एंटीबॉडी जो बेसोफिल या मस्ट सेल पे काम करता है, या फिर हम ये कह लें कि एलर्जिक रिएक्शन, जब भी आपकी बॉडी में एलर्जी होती है तो उस समय उससे लड़ने का काम कौन करता है, IgE करता है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा एंटीबॉडी। और एक पांचवा एंटीबॉडी और है, दैट इज IgM।
जिसका ज़्यादा डिटेल आपके नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आप IgD, जिसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये आपके डेल्टा टाइप का कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्टा टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये स्ट्रक्चरल वाइज कैसा होता है? इट इज़ मोनोमरिक, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? यूज़ नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में। तो अब देखिए, इसमें 5 टाइप के मैंने एंटीबॉडी आप लोगों को बता दिए, जिसमें गामा टाइप बता दिया आपको, म्यू टाइप बता दिया, अल्फ़ा टाइप बता दिया, एप्सिलॉन टाइप बता दिया और डेल्टा टाइप बता दिया। इसके अंदर गामा, अल्फ़ा, गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा, ये 3 जो है ये मोनोमरिक है। ठीक है? कौन कौन से आपके? गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा, ये 3 मोनोमरिक है। और जो म्यू वाला जो था, एम वाला जो था, वो पेंटामरिक था। और जो ए अल्फ़ा वाला जो बताया वो कौन सा था? वो डाइमरिक था। ठीक है? तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और इनके यूजेस जो मैंने आपको बताया, जिस पे स्पेशल क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एक तो गामा वाला बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पेशल एंटीबॉडी जो मदर्स बॉडी से प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंच सकता है। फिर आपके एम के ऊपर जो क्वेश्चन आता हुआ है कि एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होने पर सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा बनता है? IgM बनता है। और फिर मदर्स मिल्क में पाए जाने वाला स्पेशल एंटीबॉडी कौन सा है? अल्फ़ा वाला है। मस्ट सेल या बेसोफिल एलर्जी कंडीशन में एक्ट करने वाला आपका कौन सा एंटीबॉडी है? वो है आपका IgA। ठीक है? तो ये हो गया आपके एंटीबॉडी के बारे में। अब आपके इसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, जिसमें मोस्टली ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे कि ब्लड का क्लासिफिकेशन जो किया गया, अलग अलग तरीके के जो ब्लड्स आपके माने गए हैं कि ह्यूमन बीइंग में अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, वो किस आधार पे है, वो सारा हम लोग समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच।